साथियों नमस्कार। भारत के भूगोल की जो अपने यूनिट के अंदर भारत के भौतिक प्रदेश जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और भारत का जो दूसरा भौतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, उसकी अपने शुरुआत कर ली थी। और उसी में अपन ने आगे ये कहा था प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार के 3 उप विभाजन है, सब डिवीजन है, 3 पार्ट हैं, जिसमें अपन कहते हैं 3 पार्ट में एक मध्यवर्ती उच्च भूमि में हाईलैंड, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार, जिसको मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा गया। दूसरा पार्ट दक्कन का पठार और तीसरा पार्ट अपन ने कहा उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको मेघालय का पठार व कर्बी एंगलोंग के पठार के रूप में जानते हैं। और इसमें भी अपन ने शुरुआत की जो अपने एक बात की अपन ने पहले चर्चा कर चुके हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि, तो अपन उससे आगे वाला पार्ट है जो अपन कहें दक्कन का पठार, उसके बारे में आज चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए दक्षिण का पठार जिसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया था। एक पार्ट रखा था अपन ने ए मध्यवर्ती उच्च भूमि, और इसके बारे में अपनी बातें हो चुकी है। अब दूसरा जो पार्ट है अपन कहें दक्कन के पठार का ही जो पार्ट है, दक्षिण के पठार का जो भाग है, और जिसको अपन लिख रहे हैं बी पार्ट, तो कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, और यहीं से अपनी बात शुरू होती है आज की। मध्यवर्ती उच्च भूमि से नीचे दोनों तरफ पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदान के बीच का जो भाग है, जिसको अपन दक्कन का पठार कहते हैं। अब दक्कन के पठार वाले भाग में क्या क्या जानकारियां आती हैं? क्या अपन कहें अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, कर्नाटक का पठार है, या जिसको मैसूर का पठार कहते हैं, रायलसीमा का पठार है, तेलंगाना का पठार है, कोयम्बटूर का पठारी भाग है। ये सारे जो भूभाग की जो अपने चर्चा की है वो दक्कन के पठार का हिस्सा है। और इसी दक्कन के पठार पर जहां अपन कहें क्रिटेशियस कल्प के अंदर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और उससे अपन कहीं काली मृदा का भी निर्माण हुआ है, जिसको अपन दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो आइए अपन इसके बारे में शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट के बारे में जो एक एक कुछ जानकारियां हैं। दक्कन की पठारी भाग का वर्णन निम्नानुसार है। कुछ बिंदु अपन तय करते हैं, उसके आधार पर इसका वर्णन करते हैं, निम्नानुसार है। और इसमें आप देखिए एक लिखना सबसे पहले अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी अरावली श्रेणी को राजस्थान में तो विशेष डिटेल से जिसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं अरावली श्रेणी की, तो यहाँ बेसिक रूप में भारत के संदर्भ में मोटे रूप में अपन इसकी बात करते हैं। तो अपन अरावली श्रेणी भारत का पुराना वलित पर्वत है, सबसे पुराने पर्वतों में गिना जाता है, ओल्ड फोल्डेन माउंटेन। और ये अनाच्छादनकारी शक्तियों के प्रभाव से धीरे धीरे कट कट के और अनाच्छादित होकर और अब अवशेष रूप में बचा है। तो वर्तमान में ये श्रेणी अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। तो 2 बातें हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से ओल्ड फोल्डेड माउंटेन पुराना वलित पर्वत है, और वर्तमान में किस स्थिति में है, ये अवशिष्ट श्रेणी के रूप में अपने को दिखाई देता है। ये भी पहले अपन का बहुत ऊंचा पर्वत था, लेकिन लंबे समय तक अनाच्छादनकारी शक्तियों के प्रभाव से ये घिस घिस कर अवशेष रूप में बचा है, इसलिए इसको अवशिष्ट श्रेणी के रूप में जानते हैं। देखिए इसमें अरावली श्रेणी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन,
प्री कैम्ब्रियन, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कैम्ब्रियन पूर्व, तो भी सही है। उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में पुराने वलित पर्वत के रूप में, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन के रूप में हुई। पुराने वलित पर्वत के रूप में हुई, जिस पर अनाच्छादनकारी यानी अपक्षय व अपर्दन के जितने भी प्रक्रम हैं उनको अपन एक शब्द के द्वारा प्रयोग करते हैं, डेनुडेशन, अनाच्छादन। जिस पर अनाच्छादनकारी शक्तियों के प्रभाव से अनाच्छादनकारी शक्तियों के प्रभाव से वर्तमान में अवशिष्ट श्रेणी के रूप में जानी जाती है। अब ये अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है, तो पुराने वलित पर्वत के रूप में जिसकी उत्पत्ति हुई थी, अवशिष्ट श्रेणी के रूप में जानी जाती है। आगे लिखें, यह गुजरात से दिल्ली तक, गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर हरियाणा है और फिर दिल्ली तक। मैं पहले आपको कह चुका हूं, इसकी जो डिटेल जानकारी होगी वो अपन कहें राजस्थान के भूगोल में अपन आगे वहां ज्यादा चर्चा करेंगे। यह गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही राजस्थान में है। यानी अरावली श्रेणी की जो आज अपन कही सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर भी नाम दिया गया है, 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है, राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के अंदर ये स्थित है। तो ये अपने कहा कि ये अरावली जो श्रेणी है ये भारत के सबसे पुराने भूभाग का हिस्सा है। क्योंकि जब अपने दक्षिण के पठार की जब अपने बात शुरू की थी तो आपको ध्यान आए तो अपन लिखा था दक्षिण का पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जो भारत का सबसे पुराना भूभाग है। इसका मतलब अरावली भी भारत के सबसे पुराने भूभाग का ही हिस्सा है। फिर देखिए इससे अगला जो टर्म है, अरावली के बाद विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी सही मायने में पर्वत न होके ये भ्रंश घाटी का खड़ा हुआ ढाल है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है, भ्रंश कगार के रूप में जानते हैं इसको। प्रेस करके लिखें, यह भ्रंश कगार के रूप में
कगार के रूप में जाना जाता है। भ्रंश कगार जो टर्म का प्रयोग किया है, आगे मैं अभी एक डायग्राम बनाऊंगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। जहां अपन कहीं नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, और नर्मदा नदी की जो घाटी का जो खड़ा हुआ ढाल है, उसी ढाल को अपने नाम क्या दिया है, विंध्याचल श्रेणी। तो वो अपन कहीं क्या कहलाता है, भ्रंश कगार के रूप में। यह भ्रंश कगार के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए विंध्याचल के बारे में, जो भारनेर, इसको भांडेर भी लिख देता है कहीं जगह, भांडेर, भारनेर लिखे या फिर भांडेर। जो भारनेर, कैमूर व पार्श्वनाथ, ये तीन पार्ट का जो अपन ने नाम लिखा है, भारनेर, कैमूर व पार्श्वनाथ। जो भानेर, कैमूर व पार्श्वनाथ श्रेणियों के रूप में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है उस वाले भाग से, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक फैला है। जो लाल बालू का पत्थर, लाल बालू का पत्थर से बना हुआ है। यानी इसमें जो मूल चट्टान है, वो चट्टान अपन क्या है, रेड सैंडस्टोन, लाल बालू का पत्थर है। तो लाल बालू का पत्थर की यहाँ चट्टान पाई जाती है। कुछ भागों में चूना पत्थर भी मिलता है, लेकिन मूल रूप से जो चट्टान है वो लाल बालू का पत्थर है। तो विंध्याचल जो श्रेणी जिसको अपन ने कहा, ये भ्रंश कगार के रूप में है। भ्रंश घाटी का खड़ा हुआ ढाल है जिसको भ्रंश कगार कहा है। जो तीन पार्ट में जाना जाता है, भारनेर, कैमूर और पार्श्वनाथ। जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम, जहां अपन के शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, तो वहां तक ये फैला हुआ है। और साथ में अपन ने कहा यहाँ मूल चट्टान क्या है, लाल बालू का पत्थर है। और लाल नहीं लिखेगा तो बालू का पत्थर से बना है, चूना पत्थर से, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। तो बालू का पत्थर, और उसमें भी कौन सा है, लाल बालू का पत्थर से बना हुआ है। एक टर्म आप इसको अलग से लिख देना, भ्रंश कगार क्या है। भ्रंश कगार, इसको ये स्टार बना के अलग जानकारी के रूप में अपन लिख रहे हैं। भ्रंश कगार क्या है, भ्रंश कगार भ्रंश घाटी का भ्रंश घाटी का खड़ा ढाल, खड़ा ढाल ही भ्रंश कगार कहलाता है। ये ध्यान रखना, इसको आप ब्रैकेट में लिखना, स्टार बना के अलग लिखा है। जिसके लिए अपने शब्द का प्रयोग किया कि विंध्याचल तो सही मायने में भ्रंश कगार के रूप में जाना जाता है। तो भ्रंश कगार क्या है, भ्रंश घाटी का खड़ा हुआ ढाल है। अब देखिए आगे इसी से संदर्भित जो अपनी बात है, विंध्याचल जो श्रेणी है, इससे ऊपर का भाग है, वो जितनी भी नदियां हैं वो अपवाह तंत्र है, वो हिमालय के अपवाह तंत्र में जाके मिलता है। और जो विंध्याचल से दक्षिण का भाग है, वो अपन के दक्षिण के पठार के अपवाह तंत्र का भाग है। तो विंध्याचल श्रेणी
जो अपन कहें भारत के अपवाह तंत्र को दो पार्ट में डिवाइडेशन करती है। एक तरफ तो कहा है हिमालय का अपवाह तंत्र और दक्षिण के पठार का अपवाह तंत्र। तो आगे इसी में लिखना विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी हिमालय की अपवाह तंत्र हिमालय के अपवाह तंत्र व दक्षिण की व दक्षिण की पठार की अपवाह तंत्र को अलग करती है। यानी इससे ऊपर का भाग है वो हिमालय के अपवाह तंत्र का हिस्सा है, जिसमें अपन कहें विंध्याचल से ऊपर मध्यवर्ती उच्च भूमि और उस वाले भाग में चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ये नदियां यमुना अपन कहीं गंगा में मिलती है और अंत में अपन कहीं हिमालय के अपवाह तंत्र के भाग के रूप में जानते हैं। और विंध्याचल से नीचे अपन के नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, वैगई, कावेरी, पलार, ये सारी नदियां दक्षिण के पठार के अपवाह तंत्र का भाग हैं। इन दोनों का डिवाइडेशन करने का कार्य कौन करता है? विंध्याचल श्रेणी करती है। तो ये बातें थी विंध्याचल। और देखिए इसी विंध्याचल से संदर्भित और आगे की बात भी आपको स्पष्ट हो जाएगी। ये इस रूप में है आपके सामने, देखिए आप ये देखिए, ये जो पार्ट है आपके सामने जो नजर आ रहा है, इस वाला जो पार्ट की मैं आपके सामने कहूँ, ये देखिए ये जो आपके सामने है ये अपन कहें ये घाटी है। ये पार्ट यहां तक का इस रूप में था, लेकिन ये अपन कहें क्या है, नीचे धस गया। ऐसे ये पार्ट अपन कहें यहां तक था, ये पार्ट नीचे धस गया। एक क्रैक दरार पड़ी, दरार के साथ नीचे अपन कहें ये पार्ट सब्सिडेंस हो गया, धस गया। और इसी को अपन कहते दरार घाटी या भ्रंश घाटी। और इस वाले भाग में जो अपन कहते ये यहाँ अपन कहें ये नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी का क्षेत्र है। और इधर देखें तो ये अपन कहें ये ताप्ती नदी का क्षेत्र है। ये ताप्ती नदी। और इन दोनों के बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये वाला भाग, ये जो खड़ा हुआ ढाल है, ये खड़ा भाग है, इसको कहते हैं ये है सतपुड़ा। ये सतपुड़ा है। और ये जो अपन नर्मदा का ये जो खड़ा हुआ ढाल है, ये वाला भाग है, इस वाले भाग का नाम है विंध्याचल। ये विंध्याचल है। तो अपन के नर्मदा का खड़ा हुआ ढाल ये, इसको अपने का विंध्याचल, फिर अपने का नर्मदा नदी, फिर उसके बाद ताप्ती, दोनों के बीच में सतपुड़ा। और सतपुड़ा जो अपन के ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर उठ गया हो, जबकि नर्मदा और ताप्ती दोनों तरफ की घाटियों का क्षेत्र नीचे धस गया, तो बीच का पार्ट ऐसे नजर आता है जैसे ऊपर उठा हुआ हो। और ऐसे पर्वत को नाम दिया जाता है ब्लॉक माउंटेन के रूप में, भ्रंशोस्त पर्वत। भ्रंश क्रिया से बनने वाला पर्वत जो भ्रंशोस्त पर्वत या ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो सतपुड़ा क्या है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल क्या है? ये भ्रंश कगार है, नर्मदा नदी की घाटी का जो अपन का खड़ा हुआ ढाल है। अब जो अपने कहा जिसको लिखा था विंध्याचल, उसके बाद आप लिखिए आगे ये नर्मदा।
नर्मदा घाटी। भ्रंश क्रिया, ये ध्यान रखना, ये भ्रंश क्रिया से बने। फाल्ट, अब देखिए उससे आगे जो अपन ने कहा सतपुड़ा से संदर्भित जो अपनी बात है, ताप्ती, और अब हेडिंग डाल दें आप सतपुड़ा। तो विंध्याचल की बात की थी, उसके बाद अपन सतपुड़ा की बात करने जा रहे हैं। सतपुड़ा किस रूप में है देखिए, नर्मदा व ताप्ती या तापी भी लिखता है, ताप्ती या तापी, वह ताप्ती नदियों, भ्रंश घाटियों, नदी भ्रंश घाटियों के बीच ब्लॉक पर्वत है, यह भ्रंशोस्त पर्वत है। ब्लॉक को जो अपन ब्लॉक माउंटेन लिखते हैं, इसी को अपन हिंदी में भ्रंशोस्त पर्वत भी लिखते हैं। भ्रंश क्रिया से बना हुआ है, ब्लॉक पर्वत है। इसके 4 भाग हैं, यानी जो ये सतपुड़ा जो श्रेणी की जो बात करें, इसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं। राजपीपला, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़, महादेव व मैकाल श्रेणी। ये 4 पार्ट जो अपन के राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल श्रेणी, ये चारों मिलकर कहलाती हैं सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणी। और ये किस रूप में अपन जानते हैं इसको, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किन के बीच में है, एक तरफ नर्मदा है, एक तरफ ताप्ती है, दोनों के बीच अपन के ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। फिर देखिए आगे, जैसे इस रूप में है, देखिए आपके सामने ये राजपीपला, 1 2 3 4, ये 4 अपन के इसके पार्ट के रूप में कहा है। 4 किस रूप में है, इसका नाम है राजपीपला, दूसरी श्रेणी का नाम है ग्वालीगढ़, तीसरी श्रेणी का नाम है महादेव, और चौथी श्रेणी का नाम है अपन कहें मैकाल, मैकाल श्रेणी। ये 4 पार्ट में है, और इन्हीं में जो आप देखते हैं चारों पार्ट में, इस वाले पार्ट पे जहां अपन कह रहे हैं महादेव श्रेणी पे, यहाँ एक चोटी है और इस चोटी का नाम है धूपगढ़, 1350 मीटर जिसकी ऊंचाई है, धूपगढ़ महादेव। और ये अपन कहीं एमपी मध्य प्रदेश में है। महादेव श्रेणी पर सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर मध्य प्रदेश में है। और इसी महादेव श्रेणी के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी। यहाँ पंचमढ़ी पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है, हिल स्टेशन है। तो किस पर है, महादेव श्रेणी पे। और मैकाल श्रेणी पे यहाँ एक ऊंची चोटी है और इस चोटी का नाम है, अपन कहें इस वाली चोटी का नाम है अमरकंटक।
अमरकंटक चोटी 1066 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अमरकंटक की चोटी जो मैकाल श्रेणी में है और ये सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। तो अपन कहीं पहली धूपगढ़, दूसरी अमरकंटक। इस वाला पार्ट जो अपन राजपीपला ग्वालीगढ़, इसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र में है। फिर आप देखें तो ये महादेव और मैकाल श्रेणी, महादेव पूरा मध्य प्रदेश में है, मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंदर फैली हुई है। तो इस रूप में 4 श्रेणियां, जैसे विंध्याचल की 3 श्रेणियां थी, बहारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ, वैसे ही सतपुड़ा रेंज की 4 श्रेणियां हैं, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल। अब देखिए इसमें आगे, इसी में जानकारी लिख रहे थे अपन, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी है जो महादेव श्रेणी में, महादेव श्रेणी में मध्य प्रदेश में, और धूपगढ़ की लिखा था 1350 मीटर जिसकी अपन ने हाइट लिखी है, ऊंचाई लिखी है अपन ने। आगे इसमें लिखना, इस महादेव श्रेणी पर ही, महादेव श्रेणी पर ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर्यटन नगर के रूप में, पंचमढ़ी पर्यटन नगर स्थित है। ये पर्यटन नगर स्थित है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पर्यटन नगर स्थित है। फिर आप आगे लिखना, जो आप फिर मैकाल श्रेणी वाले भाग में लिखना कि भाई सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी 1066 मीटर अमरकंटक चोटी है जो मैकाल श्रेणी में। यानी दूसरी जो अपने का चोटी जिसका नाम लिखा अपन ने अमरकंटक चोटी, ये मैकाल श्रेणी में स्थित है, सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे लिखना, और ये जो अपने का है ना मैकाल श्रेणी, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से एक तरफ तो जो आप देखेंगे तो ये आपके सामने अपन कहें अंतिम जो मैकाल श्रेणी वाला पार्ट है, और ये आपके सामने कहें कि ये अमरकंटक की पहाड़ियों का क्षेत्र है। इस अमरकंटक की पहाड़ी वाले भाग से इधर से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सोन, और ये नदी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर इस वाले तरफ की भाग की तरफ देखेंगे इधर, तो इधर एक नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा। अमरकंटक की पहाड़ियों से 2 नदियां पूर्व व पश्चिम की तरफ निकलती हैं। पूर्व की तरफ सोन जाती है, पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी आती है, और बीच में जो अपन कहें ये अमरकंटक की पहाड़ियां हैं।
और ये अपने का मैकाल श्रेणी का भाग स्थित है। तो इसी में आगे लिखना, अमरकंटक की पहाड़ियों के, अमरकंटक की पहाड़ी किस श्रेणी में है? मैकाल श्रेणी, ये ध्यान रखें, तो ब्रैकेट में लिख दिया है। मैकाल श्रेणी की बात कर रहा है जो अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियों के पूर्व व पश्चिम की ओर और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नर्मदा व 100 नदियां, नर्मदा व 100 नदियां निकलती हैं। ये अपने क्या है कि जो विपरीत दिशा की बात कर रहा है, एक तरफ अपन कहीं सोन किस तरफ जा रही है? पूर्व की ओर, और नर्मदा किस ओर जा रही है? पश्चिम की ओर। तो नर्मदा व 100 नदियां पूर्व पश्चिम विपरीत दिशा के अंदर निकल रही हैं, जो अपन कहीं अमरकंटक की पहाड़ियों से। हालांकि इन्हीं अमरकंटक की पहाड़ियों से और भी नीचे की तरफ देखेंगे, जो अपन कहीं छत्तीसगढ़ वाले भाग की तरफ से, तो वहां से अपन कहीं इधर एक नदी जाती है जिसका नाम है महानदी। महानदी वो इसके थोड़ा नीचे की तरफ से है। इसका तात्पर्य अमरकंटक की पहाड़ियों से बाहर की तरफ नदियां जा रही हैं, और बाहर की तरफ यदि ऐसा अपवाह तंत्र होता है तो उसको कहा जाता है अपकेंद्रीय। एक तो कहा जाता है चारों तरफ से नदियां बीच में आए, उसको कहा जाता है अभिकेंद्रीय। और एक अपन के किसी ऊंचे भाग से नदियां बाहर की तरफ जा रही हो तो उसको नाम क्या दिया जाता है? अपकेंद्रीय। तो अमरकंटक की पहाड़ियों का अपवाह तंत्र का कैसा प्रतिरूप है, कैसा पैटर्न है? तो कैसा है? अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के रूप में। तो आगे लिख देना नोट करके, नोट करके लिख दे एक लाइन, अमरकंटक की पहाड़ियों कंटक की पहाड़ियों में अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। दिख रहा है नीचे वाला पार्ट या नहीं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, की जानकारी को देखा जाए तो। हाँ, अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूं आपके सामने माउंट आबू का जो क्षेत्र है, तो माउंट आबू राजस्थान में अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ऐसा ही अपन कहें अमरकंटक की पहाड़ियों वाला भाग है। ये बातें हुई अपन ने अरावली, उसके बाद विंध्याचल, फिर सतपुड़ा। फिर आगे आप देखिए, आगे कुछ जो श्रेणियों का नाम है जिसको अपने को ध्यान रखना है। श्रेणियों के संदर्भित रूप में जो बातें हैं इसके साथ ही
तो जुड़ी हुई है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट वाला जो पार्ट है। और पश्चिमी घाट से जो प्रश्न है वो मैपिंग से भी बनते हैं, मैप आधारित भी प्रश्न हो सकते हैं आपके सामने। और पश्चिमी घाट की तुलनात्मक दृष्टि से जो प्रश्न बनते हैं वो पूर्वी घाट से भी प्रश्न हो सकता है। दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, पश्चिमी घाट, और दूसरा इसके साथ ही मैं लिख देता हूं आपके सामने पूर्वी घाट, तो दोनों के संदर्भित रूप में जानकारी हो जाएगी। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। एक बार तो इन दोनों की जानकारी को आप देखिए, मैपिंग में देखिए आप किस रूप में है ये। ये मैं प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा हूं, उस वाले हिस्से के अंदर जहां अपन भारत की जो स्थिति देख रहे हैं। देखिए अब ये गुजरात के खानदेश से शुरुआत होती है इसकी। खानदेश से कंटिन्यूअस रूप में आपके सामने लिखा है आपके सामने। फिर आप इससे देखिए, आप एक दूसरी श्रेणी आपके सामने, इसी से जुड़ी हुई एक श्रेणी इस रूप में है, और ये अलग रूप में आपको नजर आ रही है, जिसका नाम है, जो अपन कहें, ये जो श्रेणी है, फिर देखिए नीचे की तरफ, ये पार्ट आपके सामने मैंने अलग अलग जो डिनोट किए, ये सारा पार्ट पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इतना डिफरेंस नहीं, अपने को पढ़ने की दृष्टि से इसको अपन ने ऐसा बनाया है। देखिए इसमें इस वाले भाग को अपन जो नाम देते हैं ये है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री श्रेणी के रूप में जानते हैं, सह्याद्री श्रेणी। फिर आप देखें इस श्रेणी का नाम है, अपन कहते हैं नीलगिरी, नीलगिरी श्रेणी। फिर इसके नीचे वाली श्रेणी है जिसका नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई श्रेणी। और फिर सबसे नीचे वाली श्रेणी जिसका नाम है कार्डामम। और इस कार्डामम श्रेणी के ऊपर सबसे ज्यादा इलायची की खेती होती है, इसलिए इसको इलायची श्रेणी भी कहते हैं, इलायची श्रेणी। कार्डामम की श्रेणी को ही अपन इलायची श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और इस तरफ वाले भाग में ये जो श्रेणी है इसका नाम है पलनी श्रेणी, पलनी श्रेणी। तो उत्तर से दक्षिण का जब अपन क्रम की बात करते हैं, तो अपन सह्याद्री श्रेणी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डामम या इलायची, और एक थोड़ी अलग है जो अपन कहें पलनी श्रेणी के रूप में। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी श्रेणियों के रूप में जानते हैं, और केरल में अन्नामलाई व कार्डामम श्रेणियों के रूप में इसको जाना जाता है। और पलनी श्रेणी वो केवल तमिलनाडु वाले राज्य के भाग में स्थित है। फिर आप इस तरफ वाले पार्ट में जब देखिए इधर, तो इस वाले पार्ट में यहां अपने का एक श्रेणी है, और एक श्रेणी इसका नाम है महेंद्रगिरी। उड़ीसा राज्य में स्थित है जो महेंद्रगिरी श्रेणी है। महेंद्रगिरी श्रेणी से फिर आप देखें तो एक दूसरी श्रेणी है जिसका नाम है नल्लामलाई।
नल्ला मलाई श्रेणी जो अपन के इससे नीचे आंध्र प्रदेश वाले भाग में स्थित है, जहां आप देखें। फिर वेलिकोंडा, इससे नीचे वाले भाग में आप देखेंगे कि वेलिकोंडा, पालकोंडा, जावेदी और सैवराय, ये मैं अलग अलग श्रेणियां बना दी हैं, जिससे फिर बाद में आपको ध्यान आए। और ये लास्ट वाली जो श्रेणी आपके सामने बनाया है, ये जो श्रेणी है ये नीलगिरी वाली श्रेणी से आके जुड़ती है। अंतिम वाली जो श्रेणी जिसको अपन लिख रहे हैं, मैं इस तरफ वाले भाग में नाम लिखता हूं। देखो, महेंद्रगिरी उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में है। फिर नल्ला मलाई, ये वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये तीनों ही श्रेणियां अपन कहें आंध्र प्रदेश में। और ये अपन कहें जावेदी, और ये लास्ट वाली श्रेणी है जिसका नाम है सैवराय। ये दोनों ही अपन कहें तमिलनाडु में। ऊपर से जब अपन क्रम की बात कर रहे हैं आपके सामने, पूर्वी घाट आपको दिखने में नजर आ रहा होगा, बीच बीच में से खंडित है, टूटा हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट कंटिन्यूअस रूप में है। यहाँ अपन कहीं महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन नदियों के द्वारा पूर्वी घाट को काट कर रास्ता बनाया है, खंडित कर दिया, विच्छेदित कर दिया है। और ये जो अपन के पश्चिमी घाट, सॉरी दक्षिण के पठार का पार्ट है, ये अपन के दक्षिण पूर्व की तरफ टिल्ट है, झुका है। तो इधर से नदियां आती इस तरफ वाले भाग में जाती है, जो अपन चित्र में आगे भी देखेंगे। इस वाले भाग में जो अपन बात करेंगे वहां अपन इसकी चर्चा करेंगे। अब प्रश्न यदि उससे आता है संदर्भित मैपिंग से आधारित, जिसमें आपके सामने उदाहरण में आपके सामने लिखा, यदि देखिए आप, 1 नंबर पे मैंने लिख दिया नल्ला मलाई, फिर मैंने आपके सामने लिख दिया नीलगिरी, फिर आपके सामने मैंने लिख दिया अन्ना मलाई, और फिर आपके सामने लिख दिया कार्डामम। तो क्या उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है नल्ला मलाई, फिर नीलगिरी, फिर अन्ना मलाई, फिर कार्डामम? ठीक है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो आंसर क्या है? सही है। किस रूप में? देखिए आप, नल्ला मलाई का पार्ट यहाँ है, इससे नीचे आते हैं तो फिर यहाँ नीलगिरी है, नीलगिरी से नीचे अन्ना मलाई है, और उससे नीचे कार्डामम या इलायची। मलाई 2 है, ये ध्यान रखना। ये इस तरफ वाले भाग में नल्ला मलाई है और इधर वाले भाग में अन्ना मलाई है। तो मलाई नाम से 2 श्रेणियां हैं, और दोनों श्रेणियों में ध्यान रखना, एक पूर्वी घाट का हिस्सा है और एक पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और इन्हीं श्रेणियों में जब आप देखते हैं तो कुछ यहाँ पश्चिमी घाट वाले भाग में कुछ फेमस दर्रे हैं, जो अपन आगे बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं पहले पश्चिमी घाट के संदर्भित रूप में, पहले इसकी बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आप, इसमें एक मैं मैपिंग में एक आपको चित्र से बना दूं तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस तरफ की जो नदियां हैं, नदियां प्रवाहित किस तरफ से हो रही हैं, यदि आप देखा जाए तो ये भाग है दक्षिण के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग, और ये किस तरफ जा रही है? दक्षिण पूर्व की ओर। इसका मतलब इसका जो ढाल है, टिल्ट है, वो किस तरफ है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। तो नदियां इस तरीके से बह रही हैं, नदियां जो प्रवाहित हो रही हैं। तो दक्षिण का पठार या दक्कन का पठारी जो भाग है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, पूर्वी घाट को काटती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। तो अब देखिए आगे आप, जो अपन शुरुआत करते हैं जो पहले पश्चिमी घाट वाले भाग से।
पश्चिमी घाट। इसकी बेसिक जानकारी लिखिए। गुजरात के खानदेश से गुजरात के खानदेश से कन्याकुमारी तक कन्याकुमारी तक 1500 किलोमीटर की लंबाई में सतत, सतत का मतलब कंटिन्यूअस, या इसको कहते हैं अविच्छिन्न, दो शब्दों का प्रयोग होता है। सतत का मतलब लगातार, अविच्छिन्न का मतलब बिना टूटा हुआ। तो 1500 किलोमीटर की लंबाई में सतत रूप में फैला है, जिसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। यानी इसकी एवरेज जो हाइट है 1500 मीटर है। कुछ भाग अपन कहें जैसा नाई मुड़ी है, डोडा बेटा है, जो अधिक ऊंची चोटियां भी हैं, और कुछ आप देखेंगे तो कम ऊंची चोटियां भी हैं। तो 1500 मीटर है। आगे लिखना, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री, महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक व तमिलनाडु में नीलगिरी, कर्नाटक और तमिलनाडु में जहां अपन के नीलगिरी श्रेणी के रूप में नाम रखा है, नीलगिरी। केरल में, तो केरल राज्य है, केरल में अन्नामलाई व कार्डामम श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। जो अभी अपन ने बातें की हैं, इस पश्चिमी घाट को अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग राज्यों के आधार पर नाम दिया हुआ है। तो अपने क्या है कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री नाम दिया है, ऐसे कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी नाम दिया गया है, केरल में अन्नामलाई व कार्डामम श्रेणी के रूप में इस पश्चिमी घाट का ही नामकरण किया गया है। इसको नाम से जाना जाता है, ये अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है। अब इस क्षेत्रों की अलग अलग अपन कई जानकारियां हैं, सह्याद्री के अलग पार्ट की जानकारियां हैं, फिर नीचे वाले भाग की देखते हैं नीलगिरी और अन्नामलाई कार्डामम की अलग जानकारियां हैं। देखिए आगे इसमें इसी से संदर्भित सह्याद्री श्रेणी, पहले सह्याद्री श्रेणी के उत्तरी भाग पर ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा का जमाव पाया जाता है।
जो अपन के निकले लावा का जमाव पाया जाता है। देखिए इसमें सह्याद्री श्रेणी का जो पार्ट है उत्तरी भाग वाला भाग है, और जहां अपन आगे बात करेंगे जब दक्कन ट्रैप की, जो ज्वालामुखी उद्गार से निकली काली मृदा का क्षेत्र है, जो अपन के लावा का जमाव है, तो सह्याद्री के उत्तरी भाग पर किसका जमाव पाया जाता है? लावा का जमाव पाया जाता है। अब देखिए इसमें पश्चिमी घाट की दो चीजें एक साथ देखते हैं, इसकी प्रमुख चोटियां और इसके दर्रे। तो आगे लिखना, पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां व दर्रे। जो कुछ फेमस चोटियां और दर्रे हैं और उनसे भी संदर्भित अपन कई प्रश्न बनते हैं, या तो चोटियों के क्रम में पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है, ऐसे दर्रों का क्रम भी उत्तर से दक्षिण भी पूछ सकता है, और साथ में ऐसा भी पूछ सकता है दर्रों के संदर्भित रूप में कौन सा दर्रा किन को जोड़ता है, या पश्चिमी तटीय भाग को आंतरिक पठारी भाग के किस नगर या अपन कहें तो सिटी को जोड़ने का कार्य करता है। तो दर्रे जो अपन कहें चोटियों की बात एक साथ ही अपन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं एक डायग्राम के रूप में, और इसकी बात अपन अगली क्लास में करते हैं।